कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आरसीसी के टॉप 5 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई हुई है उसके पार्ट थर्ड में। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या क्या इसका आंसर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ द डायामीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एंड द स्लेब थिकनेस इज। आपको बताना है डायामीटर ऑफ रेनफोर्स और स्लेब थिकनेस के बीच में जो रेशियो होता है वो कितना होता है, यानी कि प्रबलन दंडों के व्यास तथा स्लेब की मोटाई का अनुपात कितना होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डाया ऑफ बार क्या होता है, इजगल टू थिकनेस ऑफ स्लेब अपॉन 8। क्या होता है मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार, क्या होता है मैक्सिमम डाया ऑफ बार होता है थिकनेस ऑफ स्लेब अपॉन 8। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ स्लेब लेके चले जाएंगे नीचे, यानी कि यहाँ से अपॉन में लेके चले जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम डाया ऑफ बार अपॉन थिकनेस ऑफ स्लेब, और यही अनुपात आपसे पूछा गया था। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा 1/8। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका D 1/8। तो आपका क्या होता है मैक्सिमम डाया ऑफ बार अपॉन थिकनेस ऑफ स्लेब का जो रेशियो होता है वो होता है 1/8। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन ज्वाइंट इन स्ट्रक्चर एज पर IS 456 1978। आपको बताना है 1978 के अनुसार संरचनाओं के विस्तार जोड़ के बीच अधिकतम दूरी होती है। अब देखो ये हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, नोट में हम नोट में जो बताते हैं उसी में से आपका आंसर निकल के आ जाता है। अब नोट में देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, नोट में देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, एक्सपेंशन ज्वाइंट शैल बी प्रोवाइडेड एट लेंथ नोट एक्सीडिंग। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इतने पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। देखो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए 45 मीटर, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए एक्सपेंशन ज्वाइंट कितना होना चाहिए 45 मीटर। और लोड बियरिंग ब्रिक स्ट्रक्चर पर आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट कितनी डिस्टेंस पर देना, कितनी लेंथ पर देना होता है 30 मीटर की लेंथ पर देना होता है। और बाउंड्री वॉल जो हम बनाते हैं उसमें 10 मीटर की लेंथ पर ही हमको एक्सपेंशन ज्वाइंट देना होता है। और ऐसे ही आपको फोर्थ मैंने बताया अवर हैंगिंग मेंबर में 6 मीटर की लेंथ पर ही आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट देना होता है। तो हमसे पूछा किसके लिए गया है, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन ज्वाइंट इन स्ट्रक्चर एज पर IS 456। तो एज पर IS 456 के अनुसार आरसीसी स्ट्रक्चर में कितना 45 मीटर पर आपको क्या देना होगा एक्सपेंशन ज्वाइंट। और इसी के साथ आपको ये चारों याद कर लेना, आपको इनमें से कोई भी पूछ सकता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट आरसीसी स्ट्रक्चर में पूछ सकता है आपको, ब्रिक स्ट्रक्चर में आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट पूछ सकता है, बाउंड्री वॉल में एक्सपेंशन ज्वाइंट पूछ सकता है, और ओवर हैंगिंग मेंबर में भी एक्सपेंशन ज्वाइंट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसलिए मैंने चारों के एक्सपेंशन ज्वाइंट आपके यहाँ पर कंप्लीट आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका, ए कंटिन्यूअस बीम इज डेमिड टू बी ए डीप बीम व्हेन द रेशियो, आपको रेशियो बताना है ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ। आपको क्या इफेक्टिव स्पान और ओवरऑल डेप्थ यानी कि L/D इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं, एक सतत धरण को उस समय एक गहरी धरण माना जाता है। किस समय एक गहरी धरण माना जाता है, सतत धरण होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस धरण, कॉन्टिन्यूअस बीम। सतत धरण को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम को डीप बीम कब माना जाता है, जब संपूर्ण गहराई के साथ उसकी प्रभावी विस्तार का अनुपात कितना होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हमारा किससे है, ये हमारा क्वेश्चन IS कोड से है, ये क्वेश्चन हमारा IS कोड से है। तो हम देख लेते हैं एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग, डीप बीम क्या होती है, एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग डीप बीम क्या होती है IS कोड के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, ए बीम शैल बी लिमिटेड टू बी ए डीप बीम व्हेन द रेशियो इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। अगर हमारा टू अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और हमारा क्या है L/D का रेशियो कितना आ रहा है 2 या इससे कम आ रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो क्या क्या कहलाएगी, हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगी। मगर हमें किसके बारे में बताना है, हमें बताना है कॉन्टिन्यूअस बीम के बारे में। हमें किसके बारे में बताना है, कॉन्टिन्यूअस बीम।
तो कॉन्टिन्यूस बीम के बारे में देख लेते हैं हम। कॉन्टिन्यूस बीम का क्या है, यदि इफेक्टिव लेंथ अपॉन ओवरऑल डेप्थ का रेशियो 2.5, कितना 2.5, तो वो हमारी कौन सी बीम कहलाएगी, डीप बीम कहलाएगी। तो वो हमारी कौन सी बीम कहलाएगी, डीप बीम। तो यही हमारे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि L अपॉन डी का जो रेशियो यानी कि इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ का जो रेशियो है, अगर वो 2.5 है तो वो हमारी डी बीम है, अगर 2 है तो वो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब चलिए चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ए हाइयर मॉडुलस रेशियो सो, यानी कि आपको हाइयर मॉडुलस रेशियो बताना है। मॉडुलस रेशियो को हम एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, मॉडुलस रेशियो को हम एम से डिनोट करते हैं। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाइयर एक उच्च मापांक अनुपात दर्शाता है, यानी कि अगर मॉडुलस रेशियो हाई है, क्या है, मॉडुलस रेशियो क्या है, हाई है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। यदि मॉडुलस रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो इनमें से कौन सी कंडीशन डिपेंड करेगी, हमको बताना ही है। अगर मॉडुलस रेशियो क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन सी कंडीशन इनमें से हमारी डिपेंड करेगी। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, हाइयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की उच्च स्तरीय संपीड़न शक्ति यानी कि संपीड़न सामर्थ्य को हाई होगी, या ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो होगी, या ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी, या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, या स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होगी। अब देखो हम नोट में चलते हैं, नोट में नहीं हम क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे आपके। देखिए नोट में मैंने लिखा है मॉडुलस रेशियो। मॉडुलस रेशियो हमारा क्या होता है, m इजकल टू ई एस अपॉन ई सी। ई एस अपॉन ई सी, M4 होता है हमारा मॉडुलस रेशियो, ई एस होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ये क्या होता है हमारा इलास्टिसिटी, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ई एस क्या होता है हमारा मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ई सी क्या होता है हमारा मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब देखो मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट IS 456 के अनुसार कितनी है, 5700 अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एफ सी के क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और आपको क्या बतानी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में ही हम बात करेंगे, ऊपर जो ऑप्शन में आया है। और IS 456 2000 के अकॉर्डिंग कितनी है, ई सी मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी है, 5000 अंडर रूट एफ सी के। अब देखो इसी के जगह पर हमने क्या रख दिया, एम, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एम ये है, और इसी के स्थान पर हमने क्या रख दिया, इसी के स्थान पर हमने रख दिया अंडर रूट एफ सी के। ये हमारा क्या है, एफ सी के, अंडर रूट एफ सी के रख दिया। अब देखो जब हमारी यहाँ पर हमने देखा है, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए हाइयर मॉडुलस ऑफ रेशियो, यानी कि मॉडुलस रेशियो हाई हो रहा है। मॉडुलस रेशियो क्या हो रहा है, हाई। जब मॉडुलस रेशियो हाई होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, लो होगी। तो क्या होनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और वही हमें क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढना है, वही हमें क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढना है। अब देखो ए हाइयर मॉडुलस रेशियो, जब मॉडुलस रेशियो हाई हो रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, लो। तो क्वेश्चन नंबर इसका बी ऑप्शन राइट होगा, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर समझ में आई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है द मॉडुलस रेशियो, मॉडुलस रेशियो को हम किससे डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं एम से। द मॉडुलस रेशियो इन टर्म ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा सीबीसी से। ठीक है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट सिग्मा सीबीसी इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज गिवन बाय। ठीक है, तो कंप्रेसिव परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा सीबीसी से। अब देखो
मॉडुलर रेशियो का एक और हमारा मॉडुलर रेशियो का एक फॉर्मूला हमारा एक और होता है, क्या होता है, एम मॉडुलर रेशियो एम इजकल टू 280 3 सिग्मा सी बी सी। ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट होता है ये हमारा 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। और वेयर सिग्मा सी बी सी क्या है यहाँ पर, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आपको बतानी थी मॉडुलर रेशियो का यहाँ पर इसमें फॉर्मूला। पहला है 280 अपॉन सिग्मा सी बी सी, नहीं होगा। दूसरा है 2800 अपॉन सिग्मा सी बी सी, नहीं होगा। तीसरा आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका, सॉरी सी ऑप्शन, एक मिनट, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ सी। अब देखिए सी ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 280 3 सिग्मा सी बी सी। तो मॉडुलस रेशियो के आपने दो फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े, मॉडुलर रेशियो के आपने दो फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े। एक तो पढ़ा m इजकल टू ई एस अपॉन ई सी, मॉडुलर रेशियो ई एस अपॉन, एक मिनट, क्या मान हमने पढ़ा, m इजकल टू ई एस अपॉन ई सी, यानी कि मॉडुलस रेशियो बराबर क्या आता है, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट स्टील और मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और दूसरा फॉर्मूला आपने यहाँ पर पढ़ा है 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है यहाँ पर 280 3 सिग्मा सी बी सी। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं जो आपसे पूछे भी गए हैं, और इनके अकॉर्डिंग आपको ये डायरेक्ट भी आपको पूछ सकते हैं। मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला डायरेक्ट भी आपको आपके ऑप्शन में दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है ना, ऐसे ही आपको ये भी दे सकता है, ई एस अपॉन ई सी, ये भी डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दे सकता है। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टॉप 5 आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे इसके पार्ट 4 में। चलिए अभी के लिए थैंक यू।